नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्वप्न दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एंजल चकमा के पिता से फोन पर बात की और इसके साथ ही एंजल चकमा की हत्या पर दुख जताया। आपको बताते चले, एंजल चकमा के हत्यारोपियों को सख्त सजा दिलाने का आश्वासन दिया। कहा, मैं इस घटना पर व्यक्तिगत तौर पर दुखी हूं। परिवार के दुख को मैं समझ सकता हूं। प्रदेश सरकार पूरी तरह पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। मामले में 5 आरोपी किए जा चुके हैं गिरफ्तार। एक अन्य आरोपी के नेपाल भागने की आशंका, आरोपी पर नाम घोषित। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दे रही दबिश। दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। उत्तराखंड में कभी भी इस तरह का माहौल नहीं रहा। प्रदेश में पढ़ने के लिए आते देश विदेश के बच्चे। घटना हम सब के लिए कष्टपूर्ण। घटना के बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक साहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात की। इसके साथ ही परिवार की सदस्यता के लिए, माफ कीजिएगा, परिवार की सहायता के लिए त्रिपुरा के सीएम से भी बात करेंगे। आइए अब आपको सुनवाते हैं फोन पर क्या बातचीत हुई सीएम धामी और एंजल चकमा के पिता से। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। चकमा जी कैसे हैं आप? तरुण जी ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है। और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहां पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए, अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं। मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको, और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है। और थोड़ा सा हिम्मत करिए, और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख आया है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। यहाँ मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मानिक शाह जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फोन आया था। और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात किया है मुझे, है ना। तो बात कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल, मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना। जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी, और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं इससे दुख की घड़ी में, हर तरीके से, है ना। यहाँ पर तो बहुत पूरे देश भर के बच्चे हैं। मतलब मुझे लगता है कि कई लाखों बच्चे बाहर के आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, सभी जगह के ना। और हर जगह का अच्छा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, सब कुछ है। और ये जो है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत, और हम लोगों के लिए भी बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है ना। और सच में बहुत कष्ट है। मतलब मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बच्चों का इस प्रकार से होना और एक माता पिता के लिए क्या कष्ट होता है, मैं इसको महसूस कर रहा हूँ आपका। हम लोग ऐसी घड़ी में सब आपके साथ हैं। यहाँ से भी हम लोग जो भी मदद होगी यहाँ से करेंगे, है ना सब, ठीक है ना, करेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा। ठीक है तरुण, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे। रुड़की कोतवाली क्षेत्र के चंद्रशेखर चौक पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के पुतले को सड़क पर घसीटते हुए शव यात्रा निकाली। कार्यकर्ता हाथों में झंडे लिए नारे लगाते हुए चंद्रशेखर चौक पहुंचे, जहां पुतले को पहले फांसी पर लटकाया गया और उसके बाद पेट्रोल जलाकर आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भारत सरकार से मांग की कि बांग्लादेश पर कड़ी कार्रवाई की जाए और वहां रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया जाए। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति को नियंत्रित किया गया। देश भर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं।
और आगे बढ़ेंगे और अगली खबर ऋषिकेश से सामने आ रही है, जहां ऋषिकेश में वीरभद्र मंदिर में जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया है। जी हां, ऋषिकेश के वीरभद्र मंदिर क्षेत्र में वन विभाग की 10 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे का लगाया आरोप। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवा जन समाज के जिलाध्यक्ष ब्रह्मचंद वाल्मीकि ने वन क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश को पत्र लिखा, वन विभाग के सामने इस पूरे मामले की जांच कर अवैध कब्जा हटाने की मांग की। इसके साथ ही वीरभद्र खुर्द के पास रंभा नदी और गंगा के किनारे स्थित वन विभाग की लगभग 10 बीघा भूमि पर महंत दिगंबर राजगिरी ने किया अवैध कब्जा। महंत ने टीन शेड डालकर किया अवैध कब्जा। वन विभाग की भूमि पर धड़ल्ले से किया जा रहा अवैध निर्माण पिछले कई वर्षों से किराएदार रखकर अवैध तरीके से वसूला जा रहा किराया वन विभाग के खाते में जाना चाहिए। किराया वन विभाग के स्वामित्व वाली मीराबेन कुटिया पर भी महंत ने लगाया अपना निजी ताला। मीराबेन कुटिया पर कर दी गई मूर्तियों की स्थापना वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सह पर महंत ने किया अवैध कब्जा। कब्जा मुक्त न होने पर उच्च न्यायालय में दायर करेंगे याचिका। और आगे बढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन विभाग से संबंधित भूमियों के चिन्हित की कार्रवाई में रोड़ा बने लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। जी हां, पुलिस ने हाईवे के साथ रेलवे ट्रैक बाधित करने के मामले में 28 लोगों के खिलाफ नामजद और 430 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इन मुकदमों में सरकारी कार्य में बाधा डालने और जान से मारने की नीयत से पत्थरबाजी करने की धाराएं भी शामिल है। पुलिस ने अज्ञातों की पहचान करने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का डाटा एकत्रित किया है। ड्रोन से बनाई गई वीडियो भी अज्ञातों की पहचान करने में मददगार साबित होने जा रही है। एसपी जया बलूनी ने बताया कि यह मुकदमे 3 अलग अलग तहरीर पर दर्ज किए गए हैं और पहला मामला गुमानी वाला हाईवे जाम करने का है, जिसमें सब इंस्पेक्टर मनवर सिंह की तहरीर पर 8 लोगों के खिलाफ नामजद और 210 अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बताते चले कि जबकि दूसरा मामला मनसा देवी रेलवे ट्रैक को बाधित करने के साथ बलबा और सरकारी कार्य में बाधा डालने का है। इस मामले में कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट की तहरीर पर 8 नामजद और 10 अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तीसरा मामला आईडीपीएल सिटी गेट के पास हाईवे जाम करने का है। इनमें सब इंस्पेक्टर विनय शर्मा की तहरीर पर 13 नामजद और 210 अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास पुलिस कर रही है। राजधानी देहरादून में बढ़ते वाहन चोरी के अपराधों पर नकेल कसने के लिए एसएसपी अजय सिंह द्वारा दिए गए सख्त निर्देशों का असर अब दिखने लगा है। कोतवाली डोईवाला पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वाहन चोरी की घटना का सफल खुलासा किया और एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बताते चले, जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम के लच्छीवाला डोईवाला रोड पर सघन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान टीम ने एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोका। पूछताछ और वाहन के कागजात की जांच करने पर पता चला कि उक्त मोटरसाइकिल चोरी की है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान कुलदीप शर्मा निवासी उत्तर प्रदेश धामपुर के रूप में हुई। आरोपी वर्तमान में रानीपुर मोड़ हरिद्वार में रह रहा था। पुलिस द्वारा की गई कड़ी पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने यह मोटरसाइकिल बड़ी माई मंदिर के पास से चोरी की थी। इतना ही नहीं, आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने एक और चोरी की गई मोटरसाइकिल लच्छीवाला के जंगल से बरामद की है। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि अपराधियों के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा और शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता किया जाएगा। ठंड से बचने के लिए कार के भीतर कोयले की अंगीठी जलाना एक टैक्सी चालक को भारी पड़ गया। दरअसल टैक्सी चालक की दम घुटने से मौत हो गई है। टैक्सी चालक नोएडा से पर्यटकों को नैनीताल घुमाने लाया था। उसने नैनीताल के सुखताल में वाहन पार्क किया था। ठंड से बचने के लिए वे कार के भीतर कोयले की अंगीठी जलाकर रखकर कंबल ओढ़कर सो गया। सुबह जब वह नहीं उठा तो पार्किंग कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर कोतवाल हेमचंद्र पंत पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने वाहन को हिला डुलाकर चालक को उठाने का प्रयास किया। जब भीतर से कोई हरकत नहीं हुई तो शीशा तोड़कर बेसुध पड़े चालक को बाहर निकाला गया। पुलिस ने चालक को तुरंत बीडी पांडे अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाल हेमचंद पंत ने बताया कि मृतक वाहन चालक की पहचान मनीष गंधा निवासी मथुरा उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। मृतक के परिजन को सूचित कर पंचनामे की कार्रवाई कर दी गई है।
और वहीं रुड़की के जिला सहकारी बैंक के एटीएम में देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि रुड़की के बीटीगंज के जिला सहकारी बैंक का मुख्यालय है। बैंक के बाहर ही एटीएम भी लगाया गया है। देर रात अचानक इन एटीएम में कुछ लोगों द्वारा धुआं उठता देखा गया। मामले की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग इतनी भयंकर थी कि ऊंची ऊंची लपटें उसमें निकलने वाली लगी और वही माना जा रहा है कि एटीएम के अंदर काफी नकदी भी रही होगी और वह जलकर खाक हो गई। हालांकि इस एटीएम में कितनी नकदी थी इसकी स्पष्ट जानकारी तो बैंक के अधिकारी ही दे पाएंगे, लेकिन आग लगने से बड़ा नुकसान होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। केदारनाथ हाईवे पर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन सक्रिय है। पुलिस उपाधीक्षक रुद्रप्रयाग प्रबोध कुमार चिल्डियाल ने बताया है कि जवाड़ी बाईपास पर निर्माणाधीन पुल की अप्रोच रोड के सुधारीकरण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उन्होंने कार्यदायी संस्था द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि मार्ग को ठीक करने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, ओखीमठ और केदार घाटी की ओर जाने वाले वाहनों को रुद्रप्रयाग कस्बे से बेलनी पुल होते हुए भेजा जा रहा है। साथ ही कुछ वाहनों को टिहरी, चिरबटिया, मयाली, तिलवाड़ा मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। निरीक्षण के दौरान मौजूद यातायात निरीक्षक कैलाश शर्मा और पुलिस उपाधीक्षक ने कार्यदायी संस्था को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि स्थानीय श्रद्धालुओं को आगमन में हो रही असुविधा से जल्द राहत मिल सके। आपको बताते चले मानसून सीजन के दौरान अत्यधिक वर्षा और भूधसाव के कारण जवाड़ी बाईपास की अप्रोच रोड कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई थी। सुरक्षा की दृष्टि से यहां पर यातायात पूरी तरह से रोक दिया गया है। पास का जो घरान का था और ये 10 दिन का क्लोजर दिया था कंपनी के द्वारा। मोस्टली काम पूरा हो चुका है और आज इसका निरीक्षण किया गया है। आज और कल में जो है ये जो हमारा जो केदारनाथ बाईपास हमारा बंद था वो शायद कल खुल जाएगा। कंपनी को आज इसको निर्देश दिया गया है कहीं पर भी सेफ्टी के बारे में, जहाँ पर भी सुरक्षा जो है जहाँ पे इनकी दिक्कतें हो रही थी उनको पूरा करने के लिए बताया गया है। कल तक ये जो केदारनाथ बाईपास हमारा जवाड़ी बाईपास था ये हमारा। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी प्रवेंद्र डोभाल के कड़े निर्देशों पर कोतवाली रोड की पुलिस ने साधु संतों का भेष धरकर लोगों को ठगने वाले 5 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। आपको बताते चले कि कोतवाली रोड के क्षेत्र के अंतर्गत चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने ऐसे 5 बहरूपियों को चिन्हित किया जो भगवा, चोला और साधु का भेष धारण कर भीख मांगने के बहाने आम जनता और यात्रियों से जबरन अधिक धनराशि वसूल रहे थे। पुलिस के अनुसार इन व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण क्षेत्र में शांति भंग होने और स्थानीय लोगों के आक्रोशित होने की संभावना बनी हुई थी। माहौल खराब होने की आशंका को देखते हुए रुड़की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और बीएनएसएस की धारा के अंतर्गत 5 बहरूपी बाबाओं को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि स्थानीय नागरिक किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखकर तुरंत पुलिस को सूचित करे और भेष बदलकर ठगी करने वालों से सावधान रहे। तीर्थनगरी हरिद्वार को स्वच्छ, सुंदर, क्लीन जनपद बनाने के लिए सफलतापूर्वक निरंतर सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसका असर धरातल पर दिखने लगा है। सफाई अभियान नगरीय क्षेत्र से लेकर गांव, कस्बों और सड़क मार्गों तक चलाया जा रहा है। जनपद हरिद्वार को स्वच्छ, सुंदर बनाने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित प्रयासरत हैं। जिलाधिकारी सफाई अभियान की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नगर प्रशासक और संपदा अधिकारी बीएचईएल संजय पवार द्वारा बताया गया कि बीएचईएल द्वारा कोतवाली रानीपुर से टिहरी विस्थापित रोड पर आए और शास्त्री मार्ग पर बीएचईएल स्टेडियम के समीप बैरियर नंबर 1 और पीठ मार्केट निकट डिबरी कॉलोनी स्थित आसपास क्षेत्र के टाउनशिप प्रशासन विभाग द्वारा नियमित साफ सफाई कार्य किया जा रहा है। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग दीपक वर्मा ने अवगत कराया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा अलवालपुर पितापुर से डेरा करल मोटर मार्ग पर झाड़ी कटान के पास साथ ही साफ सफाई का कार्य कराया गया है। और वहीं खंड विकास अधिकारी खानपुर ने बताया कि खानपुर क्षेत्रांतर्गत शाहपुर हस्तौली में साफ सफाई का कार्य करवाया गया। हरिद्वार को स्वच्छ बनाने की मुहिम आगे भी जारी रहेगी।
ऋषिकेश में सरकारी वन भूमि पर अवैध कब्जों और धोखाधड़ी से जमीनों की खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यदि किसी भी व्यक्ति ने सरकारी वन भूमि को अपनी निजी संपत्ति बताकर आम जनता को ठगा तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के क्रम में वर्तमान में वन विभाग द्वारा वन भूमि का विस्तृत सर्वे किया जा रहा है। इस कार्रवाई के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि कुछ भूमाफियाओं और जालसाजों ने सरकारी वन भूमि को निजी भूमि दर्शाकर लोगों को बेच दिया है। यह जानकारी सामने आने के बाद एसएसपी अजय सिंह काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी जमीन को खरीदने से पहले उसके दस्तावेजों की गहनता से जांच कर लें। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति के साथ वन भूमि को निजी बताकर धोखाधड़ी हुई तो वह तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। पुलिस ऐसी शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करेगी। एसएसपी का साफ कहना है कि वन भूमि हड़पने और धोखाधड़ी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ठगी के शिकार हुए लोग बिना डरे अपनी शिकायत पुलिस को दें। तो सीधी ये तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जहां पर सभी को इंतजार है कि क्या कुछ और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ऋषिकेश से हमारे संवाददाता दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कमल, आपके पास आऊंगी। देखिए, अब जमीन की खरीद फरोख्त पर अब पुलिस प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। आगे क्या कुछ इसके लिए रणनीति बनाई गई है, किस तरह से इस पूरे कार्य का संचालन किया जाएगा? हाँ सपना, सबसे बड़ी बात कहें, पिछले 4-5 दिन से कहें तो एक बार ऋषिकेश के जो आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं जहां बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट की भूमि पर लोग वहां पर रह रहे हैं, इस 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे वहां पर बिक्रियां होती हैं, रजिस्ट्री की जमीन नहीं है। इसी को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक बहुत बड़ा एक आदेश आया था कि जो लोग रह रहे हैं उनको छोड़कर जितनी भी खाली भूमि बची हुई है वो अपने अधिग्रहण करे फॉरेस्ट विभाग और वहां पर अपना बोर्ड लगाए, स्वामित्व लगाए। तो उसको लेकर पिछले 4-5 दिन से यहाँ फॉरेस्ट विभाग ने अपनी कई टीमें बनाई गई थी और काफी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल पहुंचा था और वो सर्वे कर रहे, ड्रोन से सर्वे किया और वहां देखा और जहां जहां खाली भूमि बची हुई है वहां पर उन्होंने बोर्ड भी लगाया है और पूरी नपाई भी की है। तो इसको लेकर वहां जो रह रहे हजारों लोग सड़कों पर उतर आ गए थे, ट्रेन रोकी गई, बहुत तगड़ी झड़प हुई, लाठीचार्ज तक करना पड़ा कल पुलिस वालों को। तो वहां पर बहुत स्थिति खराब हो गई थी। तो कुल मिला के कहें, अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को, जिन भूमाफियाओं ने इनको जमीन बेची है, क्योंकि ये जमीन बिक नहीं सकती, फॉरेस्ट की जमीन है, 10-100 रुपए स्टाम्प पेपर पे यहाँ पर बिक्री होती है। तो वही अब प्रशासन ने कहा है कि जिन भूमाफियाओं ने, जिन बड़े बड़े डीलरों ने ये भूमियां प्लॉटिंग करके लोगों को दिया, तो उनका पता है चला जाए कि वो कौन लोग हैं और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए। और लोगों से आग्रह भी किया कि जिन लोगों ने आपको जमीन बेची है वो कौन लोग हैं बताइए और उनके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी। इसको लेकर कहें तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो बड़े बड़े डीलर्स हैं जिन्होंने यहाँ व्यापार करते थे, यहाँ जमीनों का यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर जो भी चीजें होती थी, अब उनमें कहीं ना हड़कड़ मचा हुआ है। और ये स्थिति एक बहुत बड़ी फैल रही है कि आप लोगों ने, जिन लोगों ने गलत तरीके से जमीन बेची अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई होने की आशंका है, जिन जिन लोगों के नाम यहाँ पर आप सामने आएंगे। तो कुल मिला के प्रशासन तक हो रहा है 5 तारीख को इस पर सुनवाई होनी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। क्या सर्वोच्च न्यायालय जो ये यहाँ से रिपोर्ट देंगे, विभाग जो रिपोर्ट देगा उनको ऐसी चीजें, उस पर क्या आगे निर्णय लेता है। अब ये 5 तारीख होना है। तो कुल मिलाकर अभी भी लोगों में दहशत बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो भूमि के बहुत रेट थे वो अब लगता है काफी कम हो जाएंगे, जिस हिसाब से हल्ला मचा है, जिस हिसाब से कार्रवाई हुई है। और साथ ही फिलहाल वहां पर
जो खाली प्लॉट्स बने हुए हैं वहां पर भी कुछ बनाने के लिए रोक लगा दी गई है। तो कुल मिलाकर बड़ी हलचल सी यहाँ पर है। अब देखना है कि जो 5 तारीख को जब यह सुनवाई होगी अगली माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, तो क्या आगे कोर्ट आदेश जारी करता है, अब उसका इंतजार है। बिल्कुल दीपक, आपके पास आऊंगी। इस पूरे मामले में अब तक कितने भूमाफियाओं पर गाज गिरी है? देखिए, ये मामला अभी अभी जो है खुल करके जो है सामने आया है, तो इसमें अभी भी किसी भी भूमाफिया पे अभी कोई गाज गिरी नहीं है। लेकिन पुलिस के रडार पे जो है वह बहुत सारे भूमाफिया आ गए हैं, क्योंकि जितनी भी जमीनों की नकद वन विभाग करने पहुंचा उसमें ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि उन्होंने रकम देकर के ये जमीनें खरीदी हैं। तो सवाल ये है कि वन विभाग की जमीन को निजी भूमि बताकर आखिरकार बेचने वाले वो कौन भूमाफिया हैं, जिन्होंने लोगों की गाढ़ी कमाई तो अपने पास रख ली और उनको धोखाधड़ी से जमीनें बेच दी। इन जमीनों की ना तो रजिस्ट्री है ना कुछ है, ये केवल भूमि पर है। और जैसे कि अभी सर ने बताया कि यहाँ 100 रुपए और 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जमीनों की बिक्री हो रही है। तो इस मामले में एसएसपी अजय सिंह देहरादून है, उन्होंने सख्त साफ रूप से कहा है कि जो भी इस प्रकार की ठगी का शिकार हो गए हैं वो पुलिस के पास आए, अपनी तहरीर दें और मामले में मुकदमा दर्ज कराए, ताकि पुलिस जो है इसमें बड़ी जो मछलियां, जो बड़े भूमाफिया उन तक पहुंच सके और उनके खिलाफ कड़ा एक्शन ले सके, ताकि अन्य लोग इस प्रकार के ठगी का शिकार जो है वो ना हो सके। तो ये बड़ा बयान जो है एसएसपी अजय सिंह ने दिया है। और इस मामले में अब जो भूमाफिया है वो कहीं ना कहीं डरे हुए नजर आ रहे हैं। उनकी कम्युनिटी में एक भय का माहौल होने की जानकारी मिली है। हालांकि अभी तक किसी भी पीड़ित ने पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज नहीं कराई, क्योंकि मामला अभी अभी सामने आया है। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि जिन जमीनों पर वन विभाग ने अपने स्वामित्व का बोर्ड लगा दिया है, वो जमीन के जो मालिक का ना हक जता रहे थे उसके ऊपर, वो लोग अब पुलिस के पास पहुंचेंगे और मामले में तहरीर देंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं इसमें पुलिस एक बड़ा एक्शन ले सकती है। तो ये चेन बाई चेन इसके अंदर सिस्टम खुलेगा जब इसमें तहरीर और मुकदमे दर्ज होंगे। फिलहाल पुलिस की इसमें पैनी नजर बनी हुई है और पुलिस के साथ साथ वन विभाग प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि इन भूमियों की खरीद फरोख्त बिल्कुल भी ना की जाए। और सुप्रीम कोर्ट से भी सख्त आदेश जारी हुए हैं कि जो खाली पड़ी भूमि है उन पर जो निर्माण कार्य थे वो पर भी जो है रोक लगाई जाए। तो फिलहाल अभी निर्माण कार्यों पर भी वहां रोक लगेगी, क्योंकि जो घर बने हुए हैं उनको किसी भी प्रकार से छेड़ने की इजाजत जो है वो कोर्ट ने नहीं दी है। तो कुछ लोग इस ताक में है कि जो खाली जमीनें हैं उसमें जल्द से जल्द निर्माण करके जो है हम जो है उसे बचा ले, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। वन विभाग ने 99% जो है जमीनों पर अभी तक अपना जो है सर्वे का रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली है और उनकी जो है वीडियोग्राफी भी करा ली है। तो फिलहाल हमारी पूरी घटनाक्रम पर नजर बनी हुई है। जो भी इसमें तथ्य और जानकारियां सामने आएंगी और पुलिस के पास पहुंचेंगी उसे भी हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। सपना बिल्कुल, जैसा कि कमल आपने बताया कि लगातार लोगों में इसको लेकर दहशत फैला हुआ है और अब देखिए पुलिस प्रशासन की तरफ से भी लोगों को एक आश्वासन दिया गया है कि आप इसकी शिकायत पुलिस में जाकर करें। तो क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है लोगों की? मैंने कहा सपना कि पिछले 3-4-5 दिनों से लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स थे, वन विभाग के अधिकारी थे, प्रशासन के आला अधिकारी थे, तो लगातार यहाँ पर कार्रवाइयां जारी थी। पहले तो यही इनका सबसे पहले था कि जो सुप्रीम कोर्ट में हमें जवाब देना 5 तारीख को, वो हम देखा जाए कितनी भूमि यहाँ पर बची हुई है, कितनी भूमि खाली है। इस सारे सर्वे में ड्रोन से सर्वे कराया गया, अन्य चीजों से खुद कर्मचारी अधिकारी मौके पहुंचे और जहां जहां खाली जमीनें दिखाई दी है वहां पर बोर्ड भी अपने स्वामित्व का लगा दिया है वन विभाग ने। अब यही है कि अगर हम कहें सबसे बड़ी बात यही है, अगर हम कहें तो एक सबसे बड़ी बात यही है कि अब यही देखना है जो खाली लैंडों पे जो बोर्ड लगा दिए, स्वामित्व जो बोर्ड लगा दिए वन विभाग ने, अब वो लोग क्या जो, क्योंकि लगातार पुलिस प्रशासन में कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने खरीदी है, जिन लोगों ने आपको गलत भूमि बेची है, आप उनके बारे में बताइए, शिकायत करिए। अब यही देखना है कि जिन लोगों की भूमि छिनती में जा रही है या बोर्ड लगा दिया गया वन विभाग द्वारा, क्या अब वो पुलिस पे जाएंगे, कुछ बताएंगे, क्या कुछ होता है यह भी देखना होगा। पर कुल मिला के ये भी स्थिति होगी। और सबसे बड़ी बात है जो 5 तारीख की जो सुनवाई है उसमें अब देखना पड़ेगा कि आगे जो कार्रवाई से कितना सुप्रीम कोर्ट इनसे संतुष्ट हुआ है, कितनी बेंच संतुष्ट हुई, ये देखना होगा। और आगे की कार्रवाई के लिए क्या अगले आदेश सुप्रीम कोर्ट देती है वो उसका इंतजार करना पड़ेगा। पर कुल मिलाकर चर्चाओं का और दहशत का बाजार पूरी तरह से गर्म बना हुआ है। बिल्कुल, अब सुनवाई होने वाली है कोर्ट में और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या कुछ फैसला सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। दीपक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।